अब हम चलते हैं जी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। एसके सिंह साहब हैं हमारे साथ? जी हैं सर। ऐश्वर्या? हाँ हूँ। हाय अनेजा जी। विजय जी, आई थिंक पूजा का हैंड रेज है, पर अब हम थोड़ा बाद में। हाँ पूजा जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हैंड रेज किया अभी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो एक और बड़े वरिष्ठ व्यक्ति जिनका जीवन समर्पित रहा है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए संघर्ष करने में, बहुत संघर्ष किया इन्होंने। आज ये बहुत बड़ी संस्था है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया के ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल है। हमारे एफिलिएट भी हैं, नेशनल विजुअली हैंडीकैप लखनऊ के सेक्रेटरी जनरल हैं, पेशे से बैंकर हैं और बहुत लंबा जीवन रहा है इनका मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस में। सदस्यता बढ़ाने में इन्होंने काफी काम किया, ग्रास रूट्स पे काम किया है, लोगों के साथ मेंबरशिप बढ़ाई है, संघर्ष किया है, एडवोकेसी में काम किया है, सड़क पे भी इन्होंने काम किया है, इन द सेंस की धरना प्रदर्शन उसमें भी कम नहीं रहे, और जहां तक कोर्ट कचहरी की बात है उसमें भी कम नहीं रहे। काफी इन्होंने केसेस किए हैं, बहुत ही एक्टिव व्यक्तित्व है कई सालों से। श्री एसके सिंह जी, ये हम बताएंगे हमें संस्थाओं में किस तरह से सदस्यों का विकास के उनका सम्मिश्रण किया जाए और प्रोजेक्ट कैसे डेवलप किया जाए, पर्टिकुलर रोजगार से संबंधित प्रोजेक्ट्स और मेंबरशिप एंड प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर इनके विचार हम सुनेंगे। सिंह साहब का मैं धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि ये अपने लखनऊ में नहीं है, अभी आगरा में है। इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था वहां पर वो उसको छोड़ के हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि ये पहले इनकी कमिटमेंट थी। इसको कटिबद्धता कहते हैं, कितना वो बहुत बड़ा राजनीतिक प्रोग्राम है शायद वो, और फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि कमिटमेंट तो कमिटमेंट ही होती है जी। तो ये एक नेता की निशानी है। शुक्रिया सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच। अब आपका फ्लोर है। आदरणीय जेल कौल साहब, हमारे भाई अनिल अनेजा जी और तमाम AICB के एफिलिएट्स और उनके पदाधिकारीगण, उनके सदस्यगण, हमारे संगठन की तरफ से नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप से रिप्रेजेंट कर रही गौरी सेन जी। काम जो हमें बोलने के लिए कहा गया है वो हमारा काम तो जरूर रहा है, और अनेजा जी ने जो हमारे व्यक्तित्व का परिचय दिया वो ठीक है, परिचय इतना भी बड़ा नहीं जितना उन्होंने दिया। काम किया गया है, काम करने की कोशिश की गई है, और हमने तो अपने जीवन में, हमारे जीवन की शुरुआत ही कौल साहब के प्रेरणा से हुई है। हमने जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप बनाया क्योंकि कौल साहब ने ही इस देश में ऑफ द ब्लाइंड के दर्शन का जन्म दिया है, आगाज किया है। ऑफ द ब्लाइंड का जब जन्म हुआ था इस देश में 1970 के दशक के आसपास, तो जब बचपन में हम सुनते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये ब्लाइंड क्या करेंगे, क्योंकि तब वो NAB इस देश की पुरानी और बड़ी और तथाकथित संस्था थी और कोई था नहीं। तो ऑफ द ब्लाइंड के बारे में मैंने सीखा, और इसीलिए जब नेशनल एसोसिएशन, हमने कुछ संस्था बनाने की बात की तो ऑफ द विजुअली हैंडीकैप ही बनाया कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप। ठीक है, उसको मैं उतना नहीं बढ़ा पाया जितना बढ़ाना चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र में काम जो करना चाहिए उसे मैंने पूरा किया है, पूरी कोशिश की है। जहां तक संगठनों में सदस्यों को सदस्यों के साथ जोड़ने का सवाल है, वो उस विषय में 2-3 बातें कहूंगा। और कौल साहब का जो परियोजनाएं चलती हैं, खासकर CBR, वो इस बात के लिए बहुत बड़ी प्रेरक है कि उससे हम जितने लोगों को जोड़ेंगे। अभी विक्रम दत्त साहब बोल रहे थे जब कि लगभग 181 लोगों को आपने जोड़ा है या पुनर्वसित किया। 181 नहीं, उससे पहले भी तमाम कौशाम्बी से लेकर के और मिर्जापुर और फतेहपुर में जो काम किया है CBR का या AICB ने, उसमें भी हजारों लोग, आज तक हजारों लोग जुड़ चुके होंगे। और केवल उन्हीं लोगों को तो रोजगार, सदस्य बनाने का जहां तक सवाल है संगठनों में, तो सदस्य के लिए संगठन चलाने वाले को पहले बात तो उसे उदार होना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, मिश्रित रहना पड़ेगा, और एक संगठन का बड़ा पदाधिकारी न समझकर सामान्य जीवन के रूप में सदस्यों के साथ बैठना पड़ेगा और उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा और उन्हें अट्रैक्टिव करना पड़ेगा कि आप इस संगठन के सदस्य या ऑफ द ब्लाइंड या ब्लाइंड के संगठनों के सदस्य कैसे बने, ये, और उससे आपको क्या लाभ होगा, उसे आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी मधु सिंगल जी बोल रही थी तो मैं सुन रहा था बीच में कि वो मतलब अभी
अब केवल ब्लाइंड के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं और तमाम लोगों के साथ मिलकर काम करने का, वो ठीक है, वो भी एक विषय अलग हो सकता है। लेकिन आज भी मैं ये मानता हूं कि ऑफ द ब्लाइंड क्षेत्र में बहुत काम करने को है और ब्लाइंड के क्षेत्र में जितना काम बाकी है वो केवल ब्लाइंड के क्षेत्र में काम करके ही उनके कामों को किया जा सकता है, तमाम लोगों को जोड़कर नहीं। हालांकि मैं जहां आज की डेट में हूं वो तो उसी तरह का है, ऑफ द फॉर द ब्लाइंड का काम है वहां और वो करते हैं। लेकिन फिर भी हालांकि आज भी वहां डेमोक्रेसी है, पारदर्शिता है, सदस्यता का सिस्टम है, वो सब बातें हैं। तो अभी हम लोगों को ये प्रेरित करना पड़ेगा लोगों को कि लोग अधिक से अधिक हमारे सदस्य कैसे बने, अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने द्वारा, अपने संगठन के द्वारा उनको प्रेरित करने का, उन्हें प्रेरणा देने का, उन्हें अपने कामों के बारे में बताकर उन्हें अट्रैक्ट करने का, ये सब हमें करना पड़ेगा। और अभी एक जमाना रहा होगा जब हमें नौकरियां नहीं मिलती थी, हमें शिक्षा का अभाव था, तो एक दूसरा जमाना था जो आदरणीय कौल साहब का जमाना था। वो उस समय नौकरी, उस जमाने में भी उन्होंने टाइपराइटर सीखकर नौकरी प्राप्त की थी। अभी जमाना बदल गया है। देखिए अब सरकार, देश की व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है और प्राइवेटाइजेशन में रोजगार उन्मुखी जहां तक सवाल है, वो अब स्वरोजगार की तरफ हम बहुत जा रहे हैं। अब सरकारी नौकरी, सरकारी संस्थाएं ही घट रही तो सरकारी नौकरी तो अपने आप घट जाएगी। हम कभी नारा देते थे कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, हमारा आरक्षण हो, हमें लगाया जाए, पदों का चिन्हांकन हो, लेकिन जब सरकारी संस्थाएं नहीं बचेंगी तो नौकरी कैसे मिलेगी, ये देखने का सवाल है। इसलिए हमें अब थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। मधु सिंघल जी बोल रही थी कि हम बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा बनाते, लेकिन अब ये एक प्लान लंबा बनाना पड़ेगा संगठनों को, क्योंकि निश्चित रूप से अगले 10 वर्षों में से 15 वर्षों में आप ये भूल जाएंगे कि सरकारी बैंक होते थे, सरकार की रेलवे होती थी, सरकार का रोडवेज होता था, ये आप भूल जाएंगे। 15-20 सालों में निश्चित तौर पे सब प्राइवेटाइज्ड होगा। और प्राइवेटाइज्ड में हमारा कितना रिजर्वेशन होगा, जब सरकार ने हमारे रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, हमें लड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, तो ये प्राइवेटाइज लोग कितना करेंगे रिजर्वेशन। अगर सरकार इम्पोज भी कर दे तो कितना हो पाएगा, ये कठिन काम है। और अगर होगा भी तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफाइड होंगे, हम ऑफ द ब्लाइंड के फील्ड में काम करके हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो रूरल एरिया से जुड़े हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी पहुंच वहां तक नहीं है कि कॉल सेंटर में जाकर के बड़े पदों पर पहुंच सके, उनके बारे में हमें सोचना है। और वो सीबीआर एक ऐसी महत्वाकांक्षी, हम तो बहुत चाहते थे और भी प्रोजेक्ट शुरू हो, पर शुरू नहीं कर पाए। हर जगह आर्थिक इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अभी हमारे देश की आबादी, किसी जमाने में बताते थे 80% गांवों में होती थी, आज बताते हैं 60 से 70% बची है गांवों की आबादी, मतलब गांव में लोग रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि दृष्टिवादी जो है आज भी 90% गांव से ही जुड़ा है, क्योंकि हम जो गांव में है उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते और उनको रोजगार उन्मुखी कैसे बनाया जाए। क्योंकि जो पढ़ लिख लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफाइड होंगे, जो सामान्य रूप से कंपटीशन में जा सकेंगे, तो उनको पदों के चिन्हांकन की भी जरूरत नहीं है, वो तो लग ही जाएंगे और लग ही रहे हैं। लगने की जरूरत उनकी है जो कम पढ़े लिखे हैं या जो नहीं शिक्षा से जुड़ पाए हैं, जो नेत्रहीन, ये जानता नहीं कि पढ़ाई कैसे होगी। जैसे कि मधु सिंघल ने बताया कि आज के 40-50 साल पहले उनके घर वाले नहीं चाहते थे, आज लोग जानकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं पढ़ने के लिए, जब हालांकि सरकारें बहुत व्यवस्था कर रही हैं सामान्य शिक्षा में, IDSS में, गाँव में, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया हर विद्यालय में 2-2। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि स्पेशल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा अलग होती है, और जो बाहर सामान्य विद्यालयों में पढ़कर आते हैं केवल, उनकी प्रतिभा अलग होती है। हम ब्रेल में बहुत दुखी रहते हैं कि ब्रेल के बारे में कोई विकास नहीं कर, वो विषय अलग है। रोजगार उन्मुखी बनाने का जहां तक सवाल है, अब हमें छोटे छोटे स्वरोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे ब्लाइंड के लिए, उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा और उस लाइन से उन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट की, ठीक है, हमारी एडवोकेसी सेल बहुत अच्छा है, AICB का भी अच्छा है और मेरा अपना भी अच्छा है, मैं बहुत लड़ता हूं इसके लिए, लेकिन वो ठीक है, उस दिशा में लड़ाई करते रहे। लेकिन हमें आगे की योजना बनानी ही पड़ेगी कि रोजगार उन्मुखी, स्वरोजगार और छोटे छोटे व्यापार। और ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग केवल नौकरी पा सकते हैं, पढ़े लिखे लोग बड़ा और पढ़ा लिखा व्यापार कर सकते हैं, उसके भी अवसर हैं। वो भी स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करके तमाम लोगों को स्वरोजगार दे सकते हैं। मैं बॉम्बे में जानता हूं एक आदमी मोमबत्ती बनाता है और इतने बड़े स्केल पर है, जिसका करोड़ों का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का,
और वो नैब इंडिया से सीख के गया था और आज उसका विदेश तक सप्लाई होता है। तो अभी आप सरकारी नौकरियों पे डिपेंडेंस को खत्म मत कर दीजिए, अपने अधिकार को मत भूल जाइए। लड़ाई चलती रहेगी, हम केस भी करते रहेंगे, कहीं कुछ पाते भी रहेंगे, कभी कुछ नहीं भी पाते रहेंगे, लेकिन हमें रोजगार, स्वरोजगार के क्षेत्र में और प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि जब व्यवस्था बदलती है, सिस्टम बदलता है, तब हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ती है और हमें अपने प्लान भी बदलने पड़ते हैं। अभी कौल साहब ने जिस जमाने में शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया था, तब एक वो अप्रत्याशित बात मानी जाती थी, एक अजूबा माना जाता था कि अच्छा अंधा शॉर्ट हैंड टाइप कर लेता है, लिख लेता है, नोटिंग ले लेता है और फिर टाइप मशीन पे टाइप कर देता है। वो एक अप्रत्याशित बात थी उस जमाने की, लेकिन आज वो अप्रत्याशित बात नहीं है। आज तो अप्रत्याशित बात ये होगी कि आप बड़े बड़े व्यापारों में सम्मिलित होने की कोशिश करिए। सरकारें लोन दे रही, सुविधाएं दे रही, क्योंकि सरकार नौकरी देने से बहुत कतरा रही। सरकारी संस्थाओं में तो कतरा ही रही, प्राइवेटाइज में वैसे टाटा वगैरह में, बिरला वगैरह में लोग हैं बहुत से ब्लाइंड बड़े बड़े पदों पे, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफाइड है। वो अभी हमारे दृश्यवादी समाज में उस तरह के क्वालिफिकेशन की या तो साधन नहीं है या लोग करना नहीं चाहते, जो भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हो। क्योंकि हम अभी साइंस में और इन सब चीजों में, कौन सा AICB का एक स्कूल है जहां 8वीं तक बच्चों को साइंस लैब वगैरह सिखाया जाता है, बना रखा है, ऐसे और जगहों पर होगा। तो मैं आप सबसे एक विनम्र, और रोजगार के बारे में, अभी जैसे रोजगार के क्षेत्र में हमने संघर्ष किया था कि हमें नौकरी चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए, पदों का चिन्हांकन चाहिए, उसी तरह हमें स्वरोजगार के क्षेत्र में भी लड़ना पड़ेगा। क्योंकि स्वरोजगार के क्षेत्र में जिन लोगों का हस्तक्षेप है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ब्लाइंड आए और काम करे और ब्लाइंड दोना पत्तल बनाकर बेचे, क्योंकि देखने वाले दोना पत्तल बना रहे हैं, तो वो हमें हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। इसलिए हमें उस पर भी, इसलिए हमें उस क्षेत्र में भी बड़ा काम करना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में ऑफ द ब्लाइंड के संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी कि वो पहले तो ब्लाइंड को, और मैं आदरणीय कौल साहब से भी, अनेजा जी से भी, और जो हमारे एफिलिएट्स हैं AICB के, उनसे भी कहूंगा कि अपने, क्योंकि कौल साहब के एफिलिएट 99% वही लोग हैं जो ऑफ द ब्लाइंड के क्षेत्र में काम करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी आप ब्लाइंड से जोड़िए, क्योंकि जो शहर के लोग जागरूक हैं तो जागरूक हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़िए, उनके लोगों को जोड़िए, क्योंकि अब रेवोल्यूशन का काम उनके द्वारा किए जाने की जरूरत है रोजगार के क्षेत्र में। क्योंकि रेवोल्यूशन तभी होगा जब ऐसे तमाम ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टिबाधित हमसे जुड़ेंगे, उनके लिए हम कुछ योजनाएं बनाएंगे स्वरोजगार के क्षेत्र में और उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम CBR प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश होते हैं, हालांकि अनेजा जी कह सकते हैं, कौल साहब भी कह सकते हैं कि खुश तो होते हैं पर शुरू नहीं करते। तो शुरू न कर पाना हमारी एक मजबूरी हो सकती है आर्थिक कारणों से, और जहां हम हैं वो कैसी संस्था है, क्या प्रॉब्लम है, आप सबको पता है, उस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन काम ये तो तय है कि आज के देश समय में हमारी चुनौती बढ़ी है दृश्यवादितों के रोजगार दिलाने के क्षेत्र में, क्योंकि अब उससे काम नहीं चलेगा। कुछ बातें ऐसी जो कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूंगा। नौकरियां बहुत लगी बैंकों में, रेलवे में, और अभी लगने का सिलसिला जारी भी है, पर उसमें भी कई सुधारों की जरूरत है। अब मैं, और बैंक भी जब प्राइवेटाइज्ड हो ही जाएंगे, जब 12 और 14 बैंक से 6 बैंक बचे हैं, 6 बैंक से 3 या 4 बैंक बचने की संभावना है, तो इन प्राइवेटाइज्ड सेक्टर्स में हम कितने दिन तक एग्जिस्ट कर पाएंगे या हम किस तरह उनके कामों को कर पाएंगे। क्योंकि मेरी प्रतिभा और मेरी क्षमता, सरकार में तो कुछ प्रतिभा के अभाव में भी हम चले गए, लग गए, क्षमताओं के अभाव में भी लग गए, कुछ लड़ाई से लग गए, कुछ सरकार के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से भी लग गए, कुछ आरक्षण की प्रतिबद्धता और बाध्यता को लागू करने के लिए भी लगे। तो अभी, लेकिन ये जो अभी तो हमारे यहाँ बैंकों में आया है, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी भी मिलती है थोड़ी, 10% 20% सैलरी साल में परफॉर्मेंस बेस्ड है कि कैसा काम किया इस व्यक्ति ने। तो अभी ये सब जब परफॉर्मेंस आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगी, तो हमें और भी लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है। मैं तो निवेदन करूंगा AICB के जिम्मेदार लोगों से भी कि अभी तो कुछ ऐसे ट्रेनिंग की शुरुआत की जरूरत है अब नए, जिसमें हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी और आगे बढ़े, जिससे रोजगार उन्मुखी हम प्रशिक्षण दे सकें, और खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी। और ठीक है, नौकरियों के क्षेत्र में भी तो दे रहे हैं लोग, नौकरी के क्षेत्र में लोग अब जागरूक हैं, सरकार IAS बना ही देती है, PCS अभी नहीं बना रही, उसके लिए लड़ाई करेंगे, कई राज्यों में बन रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो खैर नहीं बना अभी कोई PCS, लेकिन उस विषय में भी हम कोशिश करेंगे कि और जगहों पर भी लगे। लेकिन मेरा रोजगार उन्मुख
रोजगार के क्षेत्र में स्वरोजगार को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। रोजगार के क्षेत्र में एडवोकेसी के सेल में हमारे एआईसीबी के साथ साथ और भी तमाम संगठन काम कर रहे हैं। वो काम का प्रतिफल कितना मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन लगे रहने से प्रतिफल तो जरूर मिलेगा। और अभी स्वरोजगार के क्षेत्र में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पे सरकार ने बहुत स्कीम बना रखी है। हजारों करोड़ रुपए का प्रोविजन है डिसेबल्ड के लिए भी और देश के तमाम नागरिकों के लिए सामान्य योजनाओं में भी। हमें उस क्षेत्र में भी जाना चाहिए, क्योंकि हम ये माने कि कोई संगठन सभी को रोजगार दिला देगा, कोई सरकार सभी को रोजगार दे देगी, तो ये संभव नहीं है। और अभी तो हमने ये महसूस किया है, आप सभी जानते हो कि कुछ कागजी कार्रवाई पूरा करने में सरकारें भरोसा रखती हैं, उसे पूरा कार्य रूप और प्रैक्टिकल करने में बहुत कम रखती हैं। चाहे आरक्षण 4% हो गया हो, चाहे पदों का चिन्हांकन 1600 पेज का हो गया हो, पर राज्यों की सरकारों को अभी भी समझ में नहीं आया है। कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। एडवोकेसी में कई केस आदरणीय कौल साहब के सहयोग से उत्तर प्रदेश में किया गया है, कुछ किए जाने की संभावनाएं भी हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ हमें इस बात पर तो हम फिर एक बार इसी पर स्ट्रेस करना चाहेंगे कि हमें ग्रामीण क्षेत्र की तरफ अशिक्षित, बेरोजगार, जो जिनके पास कोई संसाधन नहीं, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लाना चाहिए। क्योंकि नौकरी, फिर मैं कह रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों को मिल रही है, मिल सकती है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजर्वेशन है, उसके लिए अलग लड़ाई चलती रहेगी, पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में बहुत कम सोचा जा रहा है। और उनको रोजगार, उनके कितना अच्छा लगता है जब हम लोग सीबीआर प्रोजेक्ट में जाकर देखते हैं कि एक आदमी गांव में उपहास का पात्र था, लेकिन आज वो दुकान खोल कर बैठा है और उसके पास 20 लोग आकर के उससे सामान खरीदते हैं, तो उसको मानते हैं कि कैपेबल हो गया। उसकी जीवन तो चल ही रहा है, साथ में उन लोगों को भी लाभ, वो लोग भी इंटीग्रेट हो रहे हैं उसके साथ, जो लोग उसे उपहास का केंद्र समझते थे या पात्र समझते थे। तो अभी स्वरोजगार के क्षेत्र में रोजगार उन्मुखी के विषय पर ये लंबा विषय है और रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार भी आगे जोड़ा जाना चाहिए हर जगहों पे। और क्योंकि स्वरोजगार ही अब हमारा माध्यम होगा शायद आने वाले वक्तों में, नौकरियों का प्रतिशत घटेगा, रिजर्वेशन चाहे कितना भी हो जाए, चिन्हांकन चाहे कितना भी हो जाए, जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी तो सरकारी नौकरी कैसे रहेगी। इसलिए अब हमें नए सिरे से और नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह दृष्टिबाधितों को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण दें, परियोजनाएं लगाएं। और जहां तक प्रोजेक्ट संचालन का भी एक जरा सा परिलक्षित होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है कि रोजगार उन्मुखी परियोजनाएं चलाना, तो अभी यही है कि हम लोगों को छोटी छोटी चीजें बनाना सिखाएं, छोटी छोटी चीजों का निर्माण करना सिखाएं, दोना, पत्तल, मोमबत्ती, अगरबत्ती, चाक, जो भी है, और भी तमाम चीजें हैं, नई नई चीजें आ रही, खिलौना बनाना है, खिलौने का बड़ा इस समय देश में क्रेज चल रहा है। इस तरह की चीजें हम बनाना सिखाकर, ऐसी चीजों का हम ट्रेनिंग देकर स्किल डेवलपमेंट में, कौशल विकास से, और इन बच्चों को, दृष्टिबाधितों को प्रशिक्षित करके और आगे बढ़ाएं ताकि वो बाजार की तरफ जा सकें। बाजार में कंपटीशन हो सकता है बहुत हो, मैं ये नहीं मानता कि बड़े आसानी से हम प्रतिस्पर्धा में उतर पाएंगे, लेकिन तमाम सरकारी संस्थाएं जो आपके सामानों को खरीदेंगी, तमाम खादी ग्राम उद्योग के संस्थाएं जो आपके सामानों को खरीदेंगी, उनसे जुड़कर कराया जा सकता है। क्योंकि अभी रोजगार, सरकारी नौकरियां तो जो है, पर स्वरोजगार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो बैंकों से लोन, NHEFBC से लोन और तमाम कौशल स्किल डेवलपमेंट की तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिससे लोन मिलता है, उद्यमता से बहुत लोन मिलता है, एक योजना आई है। तो इस तरह के तमाम परियोजनाएं हैं जिनमें हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग नारा देते थे हमें दया नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए, अभी हमको नारे को भी बदलना पड़ेगा शायद। दया तो खैर नहीं चाहिए तो भी, लेकिन इसके बाद भी अब हमें स्किल्ड होना जरूरी है। पहला नारा तो यही देना पड़ेगा, अब हमें स्किल्ड होना पड़ेगा। और स्किल्ड, नौकरी में भी योग्यता जरूरी थी। आज अनिल अनेजा जी स्किल इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो क्वालिफिकेशन के कारण ही हमारे तमाम यहाँ लोग जुड़े हुए हैं जो शिक्षा विभाग से ही जुड़े हैं, दिल्ली में रंजू हो या और भी लोग हैं। तो उसके बावजूद भी हमें और भी ज्यादा वेल स्किल्ड, वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा ताकि हम आसानी से लोगों को सेवायोजित करा सकें, रिहेबिलिटेट करा सकें। और अब
मौके ऐसे आ गए हैं कि आप छोटे छोटे व्यापार करके रोजगार उन्मुखी बन सकते हैं, आपको बनाया जा सकता है। और मैं AICB से भी अनुरोध करूंगा कि मैं, उनके पास तो तमाम एफिलिएट हैं, तमाम स्टेट हैं, इसलिए मैं नहीं कहता उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन कुछ राज्यों में जहां भी संभव हो कुछ छोटे छोटे इस तरह की इंडस्ट्रीज को या ट्रेनिंग सेंटर को, स्किल ट्रेनिंग को शुरू किया जाए जो रोजगार उन्मुखी हो। क्योंकि आज मैंने अपनी बात बदली है। पहले हमारा रोजगार उन्मुखी की तरफ हमारा यही रहता था कि सरकार से नौकरी लड़कर लेनी है, लेकिन अब हमें लगता है कि सरकारी संस्था ही नहीं बच रही तो सरकार से लड़ेंगे कैसे। वो एक उस विषय पर अभी बहुत कुछ बचा है, ऐसा नहीं खत्म हो गया, पर सोचना अभी से पड़ेगा, वेल प्लान्ड करके ही चलना पड़ेगा आगे आने वालों के लिए। मैं आप सबसे फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने हमें मौका समय है दिया। अभी, समय है अभी, समय है तो लोग प्रश्न पूछ लेंगे, समय है तो चलिए। मैं चाहता नहीं कि मुझे बीच में रोके, बीच में, इसलिए नहीं मैं नहीं नहीं, सोचता हूं। अभी 12:22 है, 10 मिनट और आने से। तो मैं इसके साथ साथ आप सबको एक और अपने साथियों को और अपने मित्रों को जो एफिलिएट्स के लोग बैठे हैं, खासकर जो नॉर्थ इंडिया के एफिलिएट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा से भी लोग हैं जहां तक मैंने देखा है, इस पे ना सुना है, इन क्षेत्रों में बहुत काम की जरूरत है। उड़ीसा बहुत विकसित राज्य, विकासशील राज्य बना है नवीन पटनायक जी के जमाने में। नेत्रहीनों के क्षेत्र में कितना काम हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उड़ीसा के साथियों से जरूर कहूंगा कि उड़ीसा में भी कुछ इस तरह की योजनाएं चलाई जाएं। बिहार में भी बिहार में विद्यालय वगैरह तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्वरोजगार उन्मुखी कार्यक्रम बनाया जाए जिससे कि साथियों को, और उसमें हमारी तरफ से कोई AICB तो जो सहयोग मिल सकेगा मिलेगा ही, हम अपनी तरफ से भी NABH की तरफ से, NAB की तरफ से जो कुछ संभावित रूप से कर सकते होंगे करने का प्रयास करेंगे। और खासकर महिलाओं, और ये एक बात और है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अशिक्षित, बेरोजगार या शिक्षा पाने योग्य हैं पर उस धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, ऐसे तमाम लोग जो पढ़े हैं, उन्हें महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। उन महिलाओं को भी इस क्षेत्र में हमें लाना पड़ेगा कि वो आए। और अभी तो नौकरी में भी बहुत महिलाएं हमारे साथियों में नहीं लग पाई हैं दृष्टिबाधित, लेकिन फिर भी है। लेकिन रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान स्वरोजगार के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है। उस पर भी हमें महिलाओं को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, और ट्रेनिंग दे करके उन्हें स्वरोजगार उन्मुखी बनाया जाए। नौकरियों में भी आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात तो होती ही रहती है, करते भी रहते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल हमें स्वरोजगार की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए भी अगर जरूरत पड़े तो कुछ हम लोगों को ट्रेंड करने की, ट्रेंड इन द सेंस सोसाइटी में लोगों को बताने की जरूरत है कि जैसे हम क्या करते हैं लखनऊ में कि हर दिवाली में कुछ चीज बनाते हैं और वो बेचते हैं मार्केट में। तो हम जब मार्केट में उसे ले जाते हैं तो लोग बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी कोई वीडियो दिखाते हैं कि फोटो दिखाते हैं कि ब्लाइंड ने बनाया है, मोमबत्ती बनाया है, तोरण बनाया है, खिलौना बनाया है, तो लोग बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं। और उसको, और इस बार हमारे ब्लाइंड बच्चे अच्छा पैसा पाए यहाँ लखनऊ में, 4-5 हजार रुपया, 6-7 ब्लाइंड पा गए होंगे। तो इस तरह का काम करने से ब्लाइंड का भी उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है। और अभी हमें ये सोच बदलनी ही पड़ेगी कि केवल सरकारी नौकरी का सहारा चाहिए। सरकारी नौकरी के सहारे से हमारा सारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने से, और साथ साथ उस क्षेत्र में लोगों को ट्रेंड करने से, और उस क्षेत्र के कौशल विकास को डेवलप बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जिस तरह से समाज की व्यवस्था की गति चल रही, तीव्रता से, हम बहुत तेजी से आगे जाने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की बात सरकारें कर रही हैं, उस क्षेत्र में उसी गति से हमें भी बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह हमने अपने आप को IAS के काबिल बनाया, PCS के काबिल बनाया, बैंक में ऑफिसर के काबिल बनाया, कॉल सेंटर में बड़े बड़े पदों पर जाने के काबिल बनाया, उसी तरह अब हमें स्वरोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को काबिल बनाना पड़ेगा। तभी लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे और समाज के साथ जुड़ पाएंगे और समाज के साथ चल भी पाएंगे। क्योंकि अभी चलने के लिए नौकरी के साथ साथ हमें जब स्वरोजगार मिलेगा, हम लोगों से जुड़ेंगे तो स्थितियां बदलेंगी। और पहले कभी होम बेस्ड कुछ ट्रेनिंग AICB में चलती थी किसी जमाने में, लड़कियों को स्वेटर बनाना, अचार बनाना, अब उसका जमाना आ गया। तब आपने जब शुरू किया था तब नई चीज थी, लोग अप्रत्याशित करते थे, होते थे कि ये ब्लाइंड कैसे अचार बनाएगा, और मार्केट में उसकी कितनी डिमांड थी इसको हम नहीं जानते। लेकिन आज इसकी प्रासंगिकता बढ़ी है,
क्योंकि अभी स्वनिर्मित चीजों को, हैंडमेड चीजों को मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, दाम भी बढ़ रहा है उनका 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 कॉस्ट भी ज्यादा है। तो इस तरह की प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि लोग हैंडमेड चीजों को मांग रहे हैं, लोकल चीजों को, जो हर क्षेत्र के जिले के लोकल मेड चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही, लोग लोकल ज्यादा खरीद रहे हैं, वहीं की बनी हुई वहीं की चीज की डिमांड कर, लोकल फॉर वोकल क्या का मोदी जी का नारा रहता है। तो उस तरह की चीजें बढ़ी हैं। तो अब हमें रोजगार उन्मुख, स्वरोजगार उन्मुख लोगों को बनाना पड़ेगा। जो रोजगार उन्मुख बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते हैं। वो केस करें, पदों के चिन्हांकन को समझकर अपने को उस लायक बनाएं। और क्योंकि अब आंदोलनों की जरूरत कम है, एडवोकेसी की जरूरत ज्यादा है। किसी जमाने में आंदोलन की जरूरत थी, आज आंदोलन की जरूरत नहीं, एडवोकेसी की जरूरत है। सोए हुए को जगाना है, जगह, हालांकि ये सब जगे हुए हैं, सोने का बहाना करते हैं सरकारी लोग, तो उनको जगाना, हालांकि उनको जगाना इतना आसान नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में कभी कोई आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो जब कहेंगे कि क्लर्क नहीं बन सकता ब्लाइंड, और हम बता रहे हैं बन सकता है, हम कोर्ट का ऑर्डर भी दे रहे हैं बन सकता है, तब भी बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। मतलब आज का आईएएस अगर ऐसा आश्चर्य करे तो हमारे देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कोई, कि तो वो सब हमें करना पड़ेगा। लेकिन स्वरोजगार की ये एक अलग लड़ाई है, वो लड़ाई चलती रहेगी। पर स्वरोजगार के क्षेत्र में और समय समय पर, अनिल अनेजा जी ने अपने इनॉग्रल भाषण में बोला था, समय समय पर प्रासंगिकता और परिस्थितियां और डिमांड और प्रतिभा के तरीके और प्रतिभा के मतलब प्रतिभा को बढ़ाने के, ट्रेंड करने के तरीके, ये सब बदलते रहते हैं। 70 में कुछ था, 90 में कुछ था, आज कुछ और है। तो पर समय बदला है और उस समय के बदलने की कसौटी पर हमें सही सही उतरना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए हमें महिला, पुरुष और इन सबके लिए हमें काम करने की जरूरत है। और हमें सबके कामों के लिए अपने अपने ढंग से एक तरीका बनाना पड़ेगा, बीइंग बनाना पड़ेगा, वह बीइंग बनाना पड़ेगा। तो उन बीइंगों और उसी तरह ट्रेंड करने के लिए लोगों को तरीके निकालने पड़ेंगे। तो आप सबने ये मुझे मौका दिया बात करने का, बोलने का, बताने का। बहुत से लोगों ने शायद मुझे पहली बार सुना हो, कि ऐसा नहीं कि सारे ही लोग मुझे जानते हैं। मैं भी बहुत कुछ नए लोगों से शायद मिला हूं इसमें। और आप सब लोग केवल ऑफ द ब्लाइंड के दर्शन को अपने जीवन में सही ढंग से उतारने का सही तरीका यही है कि गांव, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक दृष्टिबाधितों से जुड़ा जाए और उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उनको इस लायक बनाया जाए कि क्योंकि हम अंग्रेजी के चाहे प्रवक्ता हो जाए, चाहे हम बैंक के बहुत बड़े ऑफिसर हो जाएं, इससे समाज बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर है। हम बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं कि अनिल अनेजा जी इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए और मैं बैंक का बहुत बड़ा अधिकारी और नेता भी हो गया तो हमारा समाज विकसित हो गया। समाज के विकास में अभी बहुत कुछ बाकी है नीचे, और वो हमें समावेशी होना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमें ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़े संगठन के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हमें यही उनको बताना पड़ेगा हम भी एक सामान्य दृष्टिबाधित है, हम आप जैसे ही थे और बहुत लड़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़ करके आइए, तभी संगठनों की स्ट्रेंथन होगी, तभी संगठन मजबूत। अभी कुछ दृष्टिकोण बदला है, उस दृष्टिकोण के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि कभी संगठन जब बनते थे तो पीड़ित होकर व्यक्ति संगठन बनाता था कि हम पीड़ा से बहुत पीड़ित हैं और हमें कुछ करना है। चाहे कौल साहब का संगठन रहा हो, कौल साहब ने दो संगठन बनाए, दोनों की वही स्थिति रही। जब पीड़ित होकर संगठन बनता था तब वो प्रोफेशनल नहीं होता था, वो भावनात्मक होता था और जन सामान्य के कामों को करने के लिए होता था। अभी संगठन जो बनने लगे हैं नए नए, वो सब प्रोफेशनल बनने लगे हैं, वो ये दुर्भाग्य है। और इसीलिए संगठनों पर भरोसा करना, संगठनों के साथ जुड़कर काम करने के पहले भी बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं, सोच बदली है। वो जो बताया ना 70 के दशक की जो स्थिति थी वो 2021 में नहीं है, आज बिल्कुल अलग है। आजकल तो कई बार वो तमाम ऐसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम कोर्सेज ऐसे हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के जो संगठनों को चलाने बनाने के बारे में बताया जा रहा है, तो लोग आकर के पढ़ लिख कर नौकरी नहीं पा रहे हैं तो एक संगठन बना दे रहे हैं। तो वो संगठन जब बना लेंगे तो वो संगठन फिर प्रोफेशनल हो जाएगा, पर्सनल ज्यादा होगा, जर्नल कम होगा। जो पहले संगठन बने, चाहे आईसीबी से लेकर और भी जो भी हैं, वो बाद में क्या हुआ अलग बात है, लेकिन जब बना था तब उसका जर्नल
प्रोफेशनल नहीं, जन कल्याण भावना थी उसमें। चाहे वो ये एनएबी भी रही हो, जब बनी थी तो उसके जन कल्याण भावना ही थी। और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में एनएबी ने भी काम किया है, विशेष शिक्षा में उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन में उनका काम रहा है, वो भी एक अच्छा काम है वैसे। क्योंकि मैंने देखा है इंटीग्रेटेड क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों से ब्लाइंड जुड़े, वो बहुत लोग आए, समाज की मुख्यधारा से जुड़ के बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर चले गए, बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर चले गए। बहुत से लोग एआईसीबी से एनएबी में ट्रेनिंग करने आए, एनएबी से आईसीबी में आकर बहुत कुछ सीख के गए। तो ये सब एक चलता रहा। और उत्तर भारत में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत खराब दशा है, रोजगार की भी, शिक्षा की भी, और जागरूकता की भी, अवेयरनेस की भी कमी है। तो इन सब क्षेत्रों में हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी बढ़ना चाहिए, और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में गांवों की तरफ बढ़ना चाहिए। ये हमें काम करने के लिए करना होगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हो गया है, ऐसा मान लेने से हमारा अगर संतोष कर लिया तो हमारी कार्य क्षमता घट जाएगी। ठीक है, बहुत कुछ हुआ है, पर बहुत कुछ बहुत ज्यादा बाकी है अभी। और वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम बचता है, वहां बेरोजगारी बचती है, वहां अशिक्षा है, वहां की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कौल साहब को भी, अनेजा जी को भी, और हमारे यहाँ बहुत सक्रिय कार्यकर्त्री हमें दी है कौल साहब ने, गौरी सेन को, जो बहुत काम करती है हमारे एनएबीएस को काम बढ़ाए। एनएबी में व्यस्त होने के कारण एनएबीएस के कामों को मैं उतना नहीं कर पाता जितना करना चाहिए, लेकिन गौरी ने बहुत आगे बढ़ाया है। मैं आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत आभार करता हूं और व्यक्त कर धन्यवाद देता हूं। कोई इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहे, प्रश्न पूछकर तो कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सहज तरीके से स्वरोजगार की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो हद की आवश्यकता है। माइक्रो ट्रेडिंग की बात की आपने, कनेक्ट विद द पीपल की बात की, लोगों के साथ आप संपर्क स्थापित करें, सामान्य व्यक्ति की तरह, एक अधिकारी की तरह नहीं, पदक अधिकारी की तरह नहीं, एक सामान्य व्यक्ति मेंबर से कनेक्ट करें। और कई तरह के संघर्षों की बात, धरातल के संबंधित बातें की। अब कोई प्रश्न है आपके तो हैंड रेज कीजिए सिंह साहब से, उन्होंने कई बातें की अपने अनुभव से। सर एक सेकेंड, एक रिक्वेस्ट है सिंह सर से, आपका वीडियो अगर आप ऑन कर सके, सिंह सर अगर वीडियो ऑन कर सके तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो ऑन करें? हाँ आप कर लीजिए, लेकिन कॉल सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी नहीं हो पाया था, तो आप दोनों का एक साथ ले लेगी ऐश्वर्या। गौरी अच्छा स्क्रीनशॉट, अच्छा ठीक है, मैं भी वीडियो ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ उस बीच में क्वेश्चन आप लोग, आई थिंक पूजा पूछिएगा। 1 मिनट, जब मैं वीडियो ऑन कर लूँ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमको, इतनी मेहनत तो ब्लाइंड को रोजगार दिलाने में लड़ाई नहीं करनी पड़ी थी। इतना मुश्किल काम नहीं है सिंह साहब, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। तब आप लोग टेक्नोलॉजी में आगे हो गए, इसलिए आपको मुश्किल नहीं लगता। भाई हम नहीं हो पाए ना अभी। सर आते नहीं, हम 1 दिन में सिखा देंगे आप। तो आप लोग कुछ सिखाती नहीं हो। मैं वीडियो ऑन करूं? मास्क लगा के करना है, बिना मास्क लगाए? नहीं, इसीलिए तो वर्चुअल है, मास्क लगाना ही नहीं है। और हुआ 1 मिनट कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया जो दिखा भाई ऐश्वर्या। गौरी ठीक है, हो गया सर मुझे तो हमेशा ही दिखता है ऐश्वर्या। जी सर, आप दिख रहे हैं। अब बोलिए, क्या पूछ रहे हैं बताइए। हाँ अनेजा जी, कोई सवाल? हाँ जी, पूजा कुमारी जी है। पूजा यू रेज हैंड। पूजा आपने बताइए। ये मेरे ख्याल में ये सत्य कुमार जी बोल रहे थे ना? हाँ जी, हाँ सत्य कुमार ही बोल रहा था। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार सिंह फ्रॉम बिहार देते हैं। विजय, और क्या हाल चाल है? आपका आशीर्वाद है, ठीक है। देखिए आपने जो विजय किसकी आईडी से तुम बोल रहे हो? पूजा की आईडी से बोल रहे हो कि अपनी? नहीं, पूजा की आईडी से बोल रहे हैं। ये पूजा हमारी स्टाफ है यहाँ की, और हमारे स्कूल के टीचर हैं, ये उन्हीं की आईडी से बोल। हाँ विजय जी बोलो, कुछ पूछना है? जी 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 जी, बोलिए। तो आपने जो वक्तव्य दिया, अपनी जो बात आपने रखी, बहुत रोचक बात रही। मैं रियली आई अप्रिशिएट यू। लेकिन देखिए, आपने जो कहा ना कि सरकारी क्षेत्र वो घटता जा रहा है, सरकारी कंपनी की जगह वो प्राइवेटाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप एक बात जरा सोचिए कि ठीक है, सरकार में हमने डिमांड किया, बहुत रिजर्वेशन भी मिला, हम कार्य पर भी लगे। अब जब सरकार की क्षेत्र जब घटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, अब व्यक्तिगत हाथों में चला जा रहा है, कंपनियां बड़ी बड़ी आ रही हैं,
क्वेश्चन जो हमारे कार्य करने का क्षेत्र है या जो जगह है उसमें तो मेरे ख्याल में कोई कमी होगी, मैं तो नहीं समझता हूँ, वो तो होगा। उन कंपनियों से हम ये डिमांड करें कि भाई हमारा जो क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वो तो रहेगा ही, रखिए, सरकार इसका लिए करे, सरकार से हम ये डिमांड रखें। लेकिन अगर कोई और नए काम हमारे लिए सृजित होते हैं, नए काम निकलते हैं, ये और अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारी योग्यता, हमारा कार्य करने की क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि मैं सोचता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वो सही हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा सुझाव होगा कि हम लोग अब इसके लिए संघर्ष करें कि जो कंपनियां आती जा रही हैं वो तो बंद होंगी नहीं, आएंगी, सरकार का डिसीजन है, लेकिन हमारा कार्य का जो क्षेत्र है उसका और विस्तार हो, वो तो रहे ही और नया विस्तार हो। तो मैं समझता हूं कि इन बातों को करने के लिए जब ये होगी, ये कार्य जब होगा तो इसमें हमारी क्षमता और बढ़ेगी। और हम आज जो सरकार, बहुत लोगों की बात ये पसंद नहीं आएगी, सरकार के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं, रिजर्वेशन पे जा रहे हैं, तो हमारी कार्य क्षमता क्या है, आप जरा उस जिस क्षेत्र में ब्लाइंड काम कर रहे हैं वहां के लोगों से ओपिनियन लीजिए। ठीक है, 90% ब्लाइंड सक्सेस होंगे, लेकिन कुछ अनसक्सेस भी हैं, ये आंख वालों के साथ भी है, न कि हमारे साथ है। लेकिन हमारी क्षमता और बेहतर हो, ये उदाहरण हमारे अंदर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, न कि हम ये मांग करें। मांग तो सरकारी क्षेत्र तो घटेगा ही, तो ये प्राइवेट में भी हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे। जैसा आपने कहा ना कि ग्रामीण क्षेत्र कार्य करने की जरूरत है। देखिए कुमार जी, मैं एक बात बताऊं, एक व्यक्ति है वो जो बहुत उम्र उसकी हो गई, मैं धर्म को कहता हूँ कि एक दिन मुझे हमारे डेरा सामने से गुजर रहा था, किसी ने बता दिया कि सर ये टीचर हैं, मेरे को बुलाया, हम आए, कि सर कुछ सुनाना चाहता हूँ, क्या सुनाओगे? उसने बांसुरी बजाया, इतनी कमाल के बांसुरी वो बजाता है, इतने सब कुछ, और इतने संगीत सीखा नहीं, अभ्यास किया, तो अभ्यास से हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो काम हम सरकार से डिमांड करते हैं रिजर्वेशन, मैं तो मानता हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि जो हम सरकार से, हम प्राइवेट कंपनी से, सिंह साहब आपका कोई जवाब इससे? हमारी योग्यता को सीमित कर दे, हमारी योग्यता नहीं है। मेरा छोटा सा सुझाव है, राय है, और बहुत अच्छा बोला। आज हवाओं ने पूछा है तेरे खरीदे दिल का हाल, लगता है मेहनत की शाई में गुजरी है आपकी जिंदगी अब तक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार जी। आप तो हमारे काफी पुराने मित्र हैं और एक दूसरे के शुभचिंतक भी हैं हम लोग। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमने ये अपने बात में, जब मैं अपनी बात कर रहा था तो मैंने ये भी बोला था कि अभी कंपनियों से भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को इम्पोज कराने की बात करनी पड़ेगी, और लड़ाई लड़ी जाएगी। जब वक्त आएगा तब ये लड़ाई भी लड़ी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में कुछ राज्यों ने, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन डिसेबल्ड का इम्पोज किया है, इंप्लीमेंट करने के लिए सर्कुलर ऑर्डर जारी किया है। तो वो अभी SC ST या OBC का रिजर्वेशन अगर नहीं खत्म होगा प्राइवेट में, तो डिसेबल्ड का भी नहीं खत्म होगा। पर वहां लगाने और लगने के बारे में एक अलग तरीके का संघर्ष, एक अलग तरह की एडवोकेसी, एक अलग तरह का प्रयास करना पड़ेगा। और आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि साथ जब नए नए तरीके के, आपने बिल्कुल वो बात हमारी पकड़ी कि जब नए नए तरीके के काम आएंगे तो नए नए तरीके से हमें योग्य भी बनना पड़ेगा, क्वालिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी, तो वो सब किया जाएगा। और ऐसा बोलने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी भी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को होने नहीं देंगे, बल्कि कराने के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे वकालत, एडवोकेसी के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से, जो भी जरूरत होगी उसी हिसाब से करेंगे। संगठन तो जो मदद करेंगे, हम लोग आपस में मिलकर भी काम करेंगे। और नौकरियां तो देखिए, समय बदलता है। 100-200 साल पहले क्या था, जो इतिहास आप पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये तब क्या था, आज क्या है, 20 साल बाद क्या होगा, बड़ा बड़ा डिफरेंस होता रहता है। तो वो उसी हिसाब से आज की जो हमारी डिमांड है वो स्वरोजगार की है, नए नए तरीके से कामों की खोज, उसमें ट्रेंड होने की है और उसमें पारंगत होने की है, और मार्केट के प्रतिस्पर्धा में हमें लोगों के सामने अपने आप को साबित करने की जरूरत है। धन्यवाद। और प्रश्न कोई? अब तो आपका लंच का टाइम आने वाला है सर। अभी 5 मिनट है सर।
5 मिनट है हमारे पास। तब तक कौल साहब से कुछ। सर जसमेर पन्नू है जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ पन्नू जी बोलिए। आप यार नीतीश के फोन से कौन पूछ रहे हैं? हाँ जी पन्नू जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जसमेर पन्नू, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद से। कहाँ? अच्छा, भारतीय नेत्रहीन, दिल्ली से। दिल्ली से जी हाँ। हाँ बोलिए। पन्नू जी बोलिए, आपको अनम्यूट किया गया है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपको अनम्यूट कर दिया गया है हमारी ओर से। हाँ सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। जसमेर। हाँ सिंह साहब। हाँ हाँ जी सब बहुत बढ़िया। मैं जो कुछ जानना चाह रहा था, आपने जो इनके प्रश्न थे विजय जी के, उन पे दे दिया आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन विजय जी से भी कहूंगा कि अपने आईडी से बोलें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसमें क्रिएट होता था। चलिए वो तो कोई बात और नहीं। कुछ पानू जी, और अच्छा पानू जी और कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। संन्यास कुमार बेहरा जी, संन्यास जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, काइंडली अनम्यूट कर सर संन्यास। संन्यास जी नमस्ते जी। मुझे बहुत खुश हुआ इस प्रेजेंटेशन के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। और मेरा एक प्रश्न है कि आप NAVH और NAV की तरफ से उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चों के कल्याण के लिए और उनके स्वरोजगार के लिए क्या हमें मदद कर सकते हैं उड़ीसा में? सर बताइए क्या देंगे, क्या मदद करेंगे NAV की और NAVH की ओर से। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं हमारी बात? सिंह साहब सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो, आप यहाँ से म्यूट हो गए थे, आप यहाँ से म्यूट हो गया था। आई आवाज? हाँ जी हेलो, आ रही आवाज आई? ये बेहरा साहब ने सवाल पूछा है उड़ीसा से। पहली बात तो उड़ीसा में मैं आई प्रोग्राम बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है हमारा। कम से कम 12-15 यूनिट है। अजय सामल है और एक वो है प्रफुल्ल, क्या नाम उसका था, प्रफुल्ल राउत। 4-5 संस्थाएं हैं। अजय कुमार को जानते हो, सामल को शायद, और एक ब्लाइंड है जो टीचर थे, रिटायर हो गए हैं, काफी एजेड है। और अगर कुछ और अलग से आप चाहते हैं तो आप हमसे बात करिए। मेरा NAV का हमारा मोबाइल नंबर आपको पता लग जाएगा। आप AICB से जुड़े हैं तो इन लोगों से नंबर ले लीजिएगा मेरा, 94-150-16-425। आप बात करिएगा कि NAV के माध्यम से आपको क्या कोऑपरेशन चाहिए उड़ीसा में, जो हम कर सकते होंगे करेंगे। थैंक यू सिंह साहब। और कोई प्रश्न? तो सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ यादव साहब ने किया है। यस यादव साहब आप बताएं। रूप नारायण जी, इनको अनम्यूट करें। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, रूप नारायण यादव जी को। आप बोलिए जरा, आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हमारी ओर से अनम्यूटेड हैं आप। रूप नारायण जी आपकी आवाज आ रही है हमें? हेलो। हाँ जी रूप नारायण जी सुन पा रहे हैं आपको। आवाज आ रही है सर? जी हाँ आ रही है। मैं सिंह सर से मैं जोड़ना चाहूंगा। दरअसल सर मैं भी एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और आपने परफॉर्मेंस पे की बात की थी, तो मैं उसमें ये पूछना चाहूंगा सर, जैसे हमें तो अभी बैंकर्स को जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, अभी परफॉर्मेंस पे के उसमें ज्यादा कुछ तो हो नहीं पा रहा है, पर मैं ये चाहूंगा कि जैसे अनेबल इंडिया हमें ऐसी कोई ट्रेनिंग दे सकती है जिससे हम अपना परफॉर्मेंस और अच्छा बेहतर कर सके। इसके बारे में आप कुछ हमारे लिए जानकारी दे सकते हैं? आप किस बैंक में हैं? मैं RRB मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में हूँ सर। कब से लगे हैं? मैं अभी, मेरी अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई है 2021 तो अभी आपका नहीं आया है, नेक्स्ट ईयर आएगा। लेकिन जहां तक ट्रेनिंग देने का सवाल है, इस विषय पे ये केवल NAV या कोई शुरू कर दे, इस पर एक बड़े लंबे स्केल पर विचार करना पड़ेगा। छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि RRB तो मान लीजिए मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह। तो ये जहां तक परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस का सवाल है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप हमसे बात करिएगा, हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, रास्ते बताएंगे कि उस हिसाब से करिए।
तो हो जाएगा। और काम देखिए, आपको क्या काम दिया गया, उसी काम को आप पूरे कुशलता के साथ करिए जो दिया गया है, उसमें आप कोई कमी ना करिए, वो भी एक अच्छा माना जाता है। यस सर। यादव साहब, ऐसा मैं भी थोड़ा कुछ जोड़ना चाहूंगा इसमें, मैं अजय नजरिया बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट AICV, कि देखिए हमेशा सुधार की गुंजाइश तो स्कोप हर इंसान पे रहता है, और Yes. ट्रेनिंग कई तरह की होती है। एक ट्रेनिंग वो होती है हम अपने आप को देते हैं, हम खुद सीखते हैं जो उसको आसपास के लोगों से, दूसरा संस्थाएं देती हैं। तो दोनों तरह की ट्रेनिंग जो है महत्वपूर्ण है। एक तो जो आपका आसपास के लोग हैं, जो आपके बैंकर साथी हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, उनसे भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसे करते हैं काम, और आप कोशिश कीजिए। पर दूसरा, अगर बैंकर्स की ओर से कोई खास विषयों पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रेनिंग की डिमांड हो, कोई बैचेज हो ग्रुप में, तो AICV भी उस पर विचार कर सकती है। वो हम ट्रेनिंग हफ्ता 10 दिन की हम कोशिश करेंगे कंडक्ट करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, कोई ग्रुप की डिमांड है और किस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं, तो हम हमेशा एम्प्लॉयमेंट और रोजगार में सशक्तिकरण और प्रशिक्षण दोनों ही हमारे बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स है। और अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की ग्रुप की, तो आप बताइए और हम जरूर उस पर विचार करेंगे। जी सर, मैं इसी बारे में मैंने बात की है और इसी की जानकारी हाँ, तो लेना आप चाहता अपने था। बाकी साथियों से बताएं कि कैसी ट्रेनिंग, क्या किस विषयों पे चाहिए आपको, और हम जरूर इस पे काम करेंगे और विचार करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई प्रश्न? तो मैं सिंह साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने अपना समय दिया, हमें बहुमूल्य समय दिया और कई अच्छी अच्छी बातें हमें बताई।